नमस्कार दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो फिजिक्स का है और पूरे चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक ही वीडियो में। चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि मैंने बताया था, प्रॉमिस किया था कि एक दिन एक वीडियो मिलेगी और डिटेल में मिलेगी। तो फर्स्ट वीडियो आ चुकी है और इसमें हम PYQ करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। कोशिश करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली दिखाई जाए चीज़ एक्चुअल में कि क्या होती है, चार्ज क्या होता है। तो यहाँ पे सिलेबस आ रहा होगा क्लास 10th का 2025 के लिए, यही सिलेबस है, इसी पे स्टिक रहना है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन जो भी करना है डिटेल में करना है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तुम्हें पता है एक फिनोमिना है, करंट फ्लो होने की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होता है थ्रू बल्ब, थ्रू दी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जो हमें मिलता है वो इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे कि रिंग लाइट वो जल रही है, उसे इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। हम साथ साथ देख सकते हैं ये रिंग लाइट चल रही है, दैट इज कॉल्ड रिंग लाइट चल रही है। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई है? तो हम चलते हैं पीछे हिस्ट्री में, क्लासिकल फिजिक्स में, जहाँ पे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रिक चार्ज की। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा कि चार्ज कहाँ से आया, कैसे, हमें पढ़ना भी नहीं है। हमें मेन जो चीज़ है वो करनी है डिस्कस, इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जब दो बॉडीज़ को आपस में रब किया जाता है तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उस क्वांटिटी को जो डेवलप हुई उसे चार्ज बोलते हैं। तो जैसे हमने दो मार्कर को एक साथ रब किया तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो इस बॉडी पे जो चीज डेवलप हुई उसे इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। और ऐसे ही वो इलेक्ट्रिक चार्ज जब किसी वायर में या किसी कंडक्टर में एक साथ फ्लो होने की कोशिश करता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट से एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसे बोलते हैं सो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ सिंपली कहने की कोशिश कि मान लो हमारे पास एक पेड़ है, दिस इज द ट्री, और यहाँ पे ये इसके लीव्स हैं और यहाँ पे लीव्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं पेड़ के, और ये है क्या है? रूट्स। तो अगर रूट है चार्ज और स्टेम है करंट तो फ्रूट होंगे इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है, मतलब एक चेन है कि पहले चार्ज को फ्लो कराएंगे, करंट बनेगी और करंट से बनेगी इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज द मेन फंडा ऑफ दिस चैप्टर। यही हमें पढ़ना है, सारी चीजें, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़िया करके हेडिंग लगा लो इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को सिंपली हम डिनोट करेंगे Q से। यूनिट होती है कूलम, और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। सिंपल बात। तो कैसे? स्केलर क्वांटिटी है। अब मान लो हमने दो बॉडी को, एक बॉडी ये रही हमारे पास, बॉडी A और बॉडी B, दोनों को आपस में हमने रब किया कुछ इस तरह से। यहाँ पे दिस इज द रबिंग, यह रबिंग हो रही है और हमने इसे रब करने की कोशिश की। इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे एक आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज। इसका मतलब साफ है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो चार्ज डेवलप हो जाएगा। चार्ज एक्चुअल में एक फिजिकल प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन दिए जिसने, उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसने लिए उस पर आएगा निगेटिव चार्ज। डेप्थ में चलते हैं कि क्यों ऐसा, कि अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज है, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से दे दिए तो नेगेटिव चार्ज कम हुआ ना इसके पास से। नेगेटिव चार्ज कम हुआ मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो इस वजह से पॉजिटिवली चार्ज, और जिसने लिए वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं? बात क्या हुई? When we rub two substances to each other, then some number of electron transfer from one body to another body, then the quantity developed is called charge। तो यही सारी की चीजें हैं, क्योंकि जगह मुझे वहां बचा के चलनी है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अब इस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं ना चार्ज, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, तुम इसे फील कर सकते हो, अपने कॉम लो घर पे और सूखे बालों से रब करने की कोशिश करो ऐसे, और छोटे छोटे पेपर के पीस की तरफ को लेकर के जाओ तो तुम देखोगे कि कॉम से पेपर के पीस चिपक जाएंगे। तो इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों चिपके? क्योंकि चार्ज आया था पेपर्स पे। इसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलने की कोशिश करते हैं, मतलब कहते हैं एक्चुअली। तो ये थी अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें यहाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपल करते हैं, अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है दे विल रिपल ईच अदर, नेगेटिव चार्ज है दे विल रिपल ईच अदर, बट नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्ज रिपल,
अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चार्ज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, चार्ज का नेचर कंजर्वेटिव होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज जो होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कांस्टेंट होता है। मतलब एक बहुत बड़ा कमरा है, उसमें सारे चार्ज भर दो और उस कमरे से ना तो कोई चीज़ अंदर से बाहर जाए ना बाहर से अंदर आए, तो वो कमरा आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। अब उसके अंदर जो चार्ज रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो ना तो खत्म हो सकता ना ज़्यादा हो सकता। और चौथी प्रॉपर्टी होती है चार्ज क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो पूरा का पूरा इंटीजर फॉर्म में होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या 2 या 1000 या 10,000 ऐसा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो हमेशा इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। इसे ही बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज लिखने की बात करूं तो लाइक चार्ज रिपल, लाइक चार्ज क्या करेंगे, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। कुछ इस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे रिपल ऐसे, पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे अट्रैक्ट ऐसे, और निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे रिपल ऐसे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज आर कंजर्वेटिव। चार्ज कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब दे नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सबको पता ही है कि जितना चार्ज दुनिया में तब था जब हमारा यूनिवर्स बना था, उतने ही चार्ज दुनिया में आज है, उतने ही चार्ज यूनिवर्स खत्म होने तक रहेगा, क्योंकि कंजर्वेटिव क्वांटिटी और ऐसी एनर्जी होती है। थर्ड होता है चार्ज फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। और फोर्थ क्या हो जाता है, चार्ज आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, चार्ज आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन जाती है चार्जेस की। क्वांटाइज का मतलब वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑलवेज इन इंटीजर फॉर्म। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और यह इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल टॉपिक था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बेसिक चीज़ें पूछी जाती है इस टॉपिक में से, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं आता है इसमें से, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं आता, बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, वो मैंने बता दिया इसमें से कोई आएगा। मेन चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट होता है। ये तो एक बोनस पॉइंट था जो मुझे बताना था, मतलब समझ नहीं पाते ना कि करंट क्या चीज़ है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या होती है। करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, बेसिकली इसे डिनोट करेंगे हम आई से। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, क्योंकि एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। और दूसरी यूनिट होती है कूलाम पर सेकंड, और एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सबसे बेसिक चीज़ है तो ये हो गई। अब करंट क्या होगी, जब किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है, जो चार्ज था अगर हम उसे एक डायरेक्शन दे दे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करा दे, तो जो इफेक्ट क्रिएट होगा उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाले चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। तो मतलब क्या हुआ हमारे पास कि जैसा हमारे पास दैट इज द कंडक्टर, ये हमारे पास एक कंडक्टर है यहाँ पे, और यहाँ से इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है और टाइम लग रहा है t। तो यहाँ पे करंट को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, I द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, ये बन जाएगा। अगर हम इसे डिनोट करें I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक, या Q अपॉन T। ये बेसिक फॉर्मूला बना है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, तब क्या लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन देन, तब करंट का फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल टू NE अपॉन T। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी से लिया गया है, पता होगा आपको। ठीक है, तो I इज इक्वल टू NE अपॉन T, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, T इज टाइम, और और E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, T इज टाइम। तो अब यहाँ पे जो N होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, और E क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। ये हम याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। और T क्या होता है हमारे पास, टाइम। तो यहाँ से हम
ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तुम्हें पता है दुनिया में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिससे मिलकर के पूरा यूनिवर्स, हर एक चीज़, हर एक मैटर बना है। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन एक यहाँ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जीरो होता है क्योंकि उसका नाम ही न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल पार्टिकल है। ये डिस्कवरी की थी क्या ना। तो इस तरह से करंट हमारी चलती है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो होते हैं एक्चुअली। तो ये है करंट की कहानी हमारे पास सिंपल शब्दों में। अगर हम बात करें कि इसकी यूनिट जो है 1 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर को डिफाइन करें कि डिफाइन 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर क्या हो जाता है। तो अगर हम 1 एम्पेयर की बात करें तो देखो 1 एम्पेयर कैसे डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं चार्ज का, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और हमने लिखा लेट Q इज इक्वल टू 1 देन T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो I कितना बन जाएगा 1 एम्पियर। तो हम क्या कहेंगे 1 एम्पियर इज डिफाइन एज द चार्ज, द यूनिट चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इन ए 1 सेकेंड। द यूनिट चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इन ए 1 सेकेंड प्रोड्यूस 1 एम्पियर करंट, और 1 एम्पियर करंट मतलब प्रोड्यूस 1 एम्पियर और 1 एम्पियर करंट। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो यूनिट चार्ज इन यूनिट टाइम प्रोड्यूस 1 एम्पियर करंट, सिंपल डेफिनेशन। तो लिखेंगे इट स्टेट्स दैट व्हेन यूनिट चार्ज flows in a conductor in unit time produce 1 एम्पियर करंट। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन है। आई है, एक दो बार आ चुकी है, तो हमें पता होना चाहिए 1 एम्पियर का है। तो ये थी करंट की कहानी। अगर हम क्वेश्चन की बात करेगा थे करंट से रिलेटेड, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इसमें हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक क्वेश्चन है कि हमें कहा कि कंडक्टर गिवन है, भाई ये सिंपल कंडक्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर हो रहा है Q इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलाम का, और टाइम लगता है उसे 10 मिनट। तो हमसे पूछा गया कि फाइंड करो करंट, फाइंड करंट। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हो आप लोग। तो करंट फाइंड करने का सिंपल तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें, देखता मैं नीचे तक आ रहा है नहीं, दिख रहा है नहीं, ठीक है। तो करंट फाइंड करने की अगर बात करें यहाँ पे, तो करंट कर देंगे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, बेसिक फॉर्मूला। क्यू की वैल्यू गिवन है हमारे कितनी है, क्यू की वैल्यू 10 माइक्रो कूलाम। तो 10 याद रखो, माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कूलाम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 10 टू दी पावर -6 से मल्टीप्लाई करके। टाइम आ जाएगा 10 मिनट टाइम है, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में ले जाना है। तो 60 आ जाएगा यहाँ, 10 से 10 खत्म, आएगा 1/60 10 टू दी पावर -6, एक जीरो पर ले जाएंगे, 1/6 10 टू दी पावर -7, इसे काटेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 6 1 जा 6, बचेगा 4, 6 6 जा 36, 10 टू दी -7 एम्पियर। ये आ जाएगी हमारे पास करंट। कोई बड़ी बात नहीं है, करंट इजीली आ जाएगी। अगर इससे बी पार्ट, इसी में बी पार्ट को एक्सटेंड किया, लिखा इफ n इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इन 100 मिनट देन फाइंड करंट। अब अगर करंट फाइंड करनी हो, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला लगेगा, हमें पता ही है। तो क्या लगाएंगे, I इज इक्वल टू NE अपॉन टी, N 10 टू दी पावर 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है 1.6 10 टू दी पावर -19, और टाइम कितना है वाला 100 मिनट, तो 100 सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई करके। करंट कैसे फ्लो होगा, करंट को मेजर कैसे करेंगे। तो फ्लो ऑफ करंट की अगर हम बात करें, या डायरेक्शन ऑफ करंट की हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन को लेकर के बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है, तो मैं एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं यहाँ पे। करंट की डायरेक्शन बेसिकली, अगर हमारे पास कैसा चार्ज है, करंट इज फ्लोज अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट फ्लो होता है करंट। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ को फ्लो कर रहे हैं तो करंट फ्लो करेगी इस तरफ को। दिस इज द करंट की डायरेक्शन, ये हमारे पास। लेकिन अगर इंटरेस्टिंगली वही बात करें कि करंट इज फ्लोज along with पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो करंट उसके साथ फ्लो करती है, ठीक है ना। तो जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और करंट इस तरफ को चल रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को भाग रहा है, तो करंट ऑब्वियसली इसी के साथ भागेगी। इन लाइक प्रोटॉन्स में करंट प्रोटॉन के फ्लो के साथ फ्लो होती है और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होती है। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द करंट। थर्ड थिंग क्या है, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, और कभी कभी इसे टेंसर भी बोल देते हैं, टेंसर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होने का पीछे का साइंस क्या है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे मैंने तुमसे कहा कि भाई एक वायर है यहाँ पे और ये वायर में ए से बी पे करंट फ्लो हो रही है और 5 एम्पीयर की करंट है, तो करंट में तो दोनों चीज हुई, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। मैं तुमसे पूछूं डायरेक्शन क्या है करंट की, तो यू विल से कि फ्रॉम ए टू बी सर, एंड द मैग्नीट्यूड इज 5 एम्पीयर। So why we are not observing it as a, why we not considering it as a vector quantity? क्या रीजन है इसके पीछे? तो इसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल सा है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एज वेल एज मस्ट बी फॉलोज द लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करनी चाहिए तब तो वो वेक्टर क्वांटिटी, अदरवाइज वो स्केलर है। लेकिन इस केस में करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, आई एग्री विद दिस, बट इट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ एडिशन। ये लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। तो लिखेंगे बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। आपसे कभी भी रीजन नहीं पूछेगा लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो क्यों नहीं करती, आपसे रीजन ये पूछ सकता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। यू शुड मेंशन ओनली द इट डज नॉट फॉलोज लॉ ऑफ एडिशन, बस सिंपल इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसके डिटेल में जाएंगे क्लास 12th में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो यहाँ के लिए इतना ही, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ा भी नहीं रहा, पर आपको लगेगा वीडियो लेंथी कुछ ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो ये बात है करंट की। अब हमने देखा कि करंट कैसे फ्लो करती है। अब करंट को मेजर कैसे करते हैं, तो करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है एमीटर। एम्पियर मीटर उसकी फुल फॉर्म है, और एमीटर से मेजर करता है। आपने देखा होगा स्कूल में एक डिब्बा सा होता है, उसमें ए लिखा होता है, नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ। दैट इज कॉल्ड एमीटर। ये है एमीटर जो करंट को मेजर करता है। देखो यहाँ लिखा है बीच में ए, और ये ऐसे चलता है, तो जहां पे निडल जाएगी मतलब करंट मेजर हो रही है इससे, और करंट को इस हिसाब से वो मेजर कर पाता है। तो इट इज मेजर बाई, करंट कैन बी मेजर बाई, फोर्थ पॉइंट अगर हम लिखे, current can be measured by एमीटर, है ना। और सिंबल होता है एमीटर का, सिंबल इज ए, ऐसे लिख देंगे वो एमीटर बन जाता है। एमीटर इज ए डिवाइस विच कैन मेजर दी करंट, हम ऐसे लिख सकते हैं अगर एमीटर आ जाए क्वेश्चन में, तो विच कैन मेजर दी करंट इज कॉल्ड एमीटर। तो ये हमारे पास थी डायरेक्शन ऑफ करंट और करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हमने करंट के बारे में बातें सीखी, जानी। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या चीज है? तो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, क्योंकि ये अपने आप में एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चार्ज को मूव कराने में। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में जो रूट्स है वो क्या है, चार्ज, करंट क्या है, स्टेम, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्रूट उस ट्री के। लेकिन आप भूल गए कि पोटेंशियल क्या है, वाटर। अब जब तक हम पेड़ को पानी नहीं देंगे तो पेड़ बड़ा कैसे होगा, फल कैसे देगा। तो ऐसे ही जब तक हम चार्ज को डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक करंट कहां से फ्लो होगी। और डायरेक्शन देने वाला कौन है? डायरेक्शन देने वाला है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में पोटेंशियल नाम की कोई क्वांटिटी होती नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम क्यों पढ़ेंगे इसे? क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तभी समझ में आएगा जब हम पोटेंशियल पढ़ पाएंगे। तो पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है? तो पोटेंशियल को बेसिकली हम डिनोट करेंगे, डेल्टा वी कह रहा हूं मैं यहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ेंगे क्योंकि डिनोट यूनिट होती है इसकी वोल्ट, और क्या होती है, जूल पर कूलम,
और एक कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ए पाथ इंडिपेंडेंट। इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो बेसिकली कि अब हम चार्ज को किसी भी पाथ से लेकर के आएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल तो पोजीशन पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पे। तो पोटेंशियल क्या होगा कि लेट्स से कि यहां पे हमारे पास एक पॉइंट ए है और यहां पे एक पॉइंट बी है, मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, और यहां पे एक चार्ज रखा है क्यू नॉट, छोटा सा टेस्ट चार्ज, जिस पर हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कैसे पोटेंशियल की वजह से चार्ज फ्लो होता है। तो अब हम इस चार्ज को उठा करके यहां से यहां करके लाएंगे, तो हमें करना पड़ेगा वर्क, तो यही वर्क बन जाएगा पोटेंशियल। तो वी कैन से वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। सिंपल। तो यहीं पे हम लिखेंगे वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point is called potential difference। सिंपली हम इसे कह सकते हैं पोटेंशियल। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो फॉर्मूला क्या बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस का, जो कि वर्क डन है, तो हम लिखेंगे कहां से लेकर, देखो बी से ए पे, तो दैट इज द फाइनल पॉइंट और ये होगा इनिशियल पॉइंट। तो लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय किसे लेकर के आए, चार्ज को, तो चार्ज आ जाएगा नीचे। तो हम यहां लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, या वर्क अगर हमें निकालना, वर्क इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला बना वर्क का, और ये वाला फॉर्मूला बना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का। सिंपल। ऐसे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को। अब ये पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, तो इसे चाहे चार्ज को तुम यहां से ऐसे लेकर के जाओ, चाहे नीचे से ले आओ, चाहे स्ट्रेट ले आओ, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, जितना पहले था उतना ही। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस भला क्या है सर, ये तो अपने फिजिक्स के भाषा में बताया, रियल बताओ। तो रियल में देखो ये है सिंपल, आपने अपने घरों में स्विच देखे होंगे, तो स्विच में या तो 2 टाइप के सॉकेट होते हैं या 3 टाइप का सॉकेट होता है। मतलब या तो इस तरह की पिन बनी हुई होती है, आपने देखा होगा घर में, इस तरह का आपने सॉकेट देखा होगा 2 पिन वाला, या इस तरह का देखा होगा 5 पिन वाला, ये। तो सिंपल अगर मैं यहां बात करूं, यह लाइव वायर, और ये कौन सा होता है, न्यूट्रल वायर। उसकी बात करूं तो इसे कहते हैं लाइव, इसे कहते हैं न्यूट्रल, और इसे कहते हैं अर्थ वायर। इसी का नाम भी लाइव है, ये न्यूट्रल है, और ये अर्थ वायर। ये छोटा सॉकेट होगा ऊपर लग जाएगा, बड़ा सॉकेट होगा नीचे लग जाएगा, प्लग मतलब। ये सॉकेट की बात है। तो आपने कभी देखा है कि कोई सिंगल पिन वाला सॉकेट हो, मतलब कहीं कुछ ऐसा देखा है कि किसी घर में एक सॉकेट हो बस ऐसे और काम खत्म, क्या करंट फ्लो हो जाएगी? नहीं फ्लो होगी मेरे भाई। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि करंट को एक अपना पाथ कंप्लीट करना होता है, तभी तो करंट का इफेक्ट दिखाई देगा। एक बल्ब है, अच्छा इमेजिन करो कि यहां पे हमने एक बल्ब बनाया, और ये हमारे पास बल्ब है, और ये होल्डर है बल्ब का, और एक पिन ये बल्ब की, दूसरी पिन ये बल्ब की। आपने एक बार इसमें कनेक्ट कर दिया, और ये जाकर के एक सॉकेट में कनेक्ट कर दिया, इस वाले सॉकेट में, एक पिन वाले में ऐसे, क्या बल्ब जल जाएगा? जलेगा ही नहीं ना, करंट को रास्ता कहाँ मिला पाथ कंप्लीट करने के लिए। तो हमें पाथ को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए हमने एक तार ओढ़ लिया और यहाँ से दूसरे सॉकेट में लगाया, तब जाके करंट का पाथ कंप्लीट हुआ, पीछे से कंप्लीट हो गया करंट, ऐसे चल के वापस चलते बल्ब में पहुंच के बल्ब को ब्राइट करके वापस उस सर्किट में, उस टर्मिनल में चली जाएगी। तो ये क्या हुआ, क्योंकि हमने डिफरेंस दे दिया। यहाँ अगर एक सॉकेट देते तो पोटेंशियल होता, लेकिन 2 सॉकेट देने का मतलब डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, लाइव और न्यूट्रल वायर की वजह से दोनों के बीच डिफरेंस आ जाएगा, जिससे करंट को रास्ता मिल जाएगा चलने के लिए। अगर दोनों ही सेम पोटेंशियल पर टर्मिनल, तो मान लो ये भी टर्मिनल 5 वोल्ट का, ये भी टर्मिनल 5 वोल्ट का, तो क्या करंट चलेगी? नहीं चलेगी। तो भी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हुआ ना। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी देयर टू फ्लो द चार्ज को पुश करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वो पुश जो प्रोवाइड कराता है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है। आपने देखा भी होगा 3 वायर जाते हैं बड़े बड़े, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, सड़कों पे ऊपर 11,000 की लाइन जाती है, तो 3 वायर होते हैं, एक तो अर्थ है, चलो छोड़ दो, बचे 2 तार, लाइव, न्यूट्रल। खाली एक तार ही को नहीं जाता, न्यूट्रल को देना पड़ा, क्योंकि जब हमारे घरों में जाएगा तार, तो घरों के सर्किट को कंप्लीट करके वापस न्यूट्रल वायर से लौट जाती है करंट। तो बेसिकली सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है, तभी वो करंट का इफेक्ट हमें दिखाई देगा। तो वो सर्किट कंप्लीट कब होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से, उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं।
तो अब हम एक वायर को अगर टच करें, लाइव वायर को, क्या हमें कनेक्ट करंट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि करंट को पाथ कंप्लीट करने के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता चाहिए। अब हमने एक वायर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, मान लो यहाँ पे एक तार जा रहा है और ये तार है, और यहाँ पे तुमने पकड़ा दोनों हाथों से इसे और ऐसे झुल गए, याहू, है ना, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि करंट को कोई रास्ता नहीं मिला ना। करंट ऐसे जा रही है, आपको गर्माहट में निकल के आगे चली जाएगी ऐसे। ये है न्यूट्रल वायर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, करंट आगे से घूम करके जहाँ पे कनेक्ट हो रहा होगा दोनों वायर, घूम करके वापस न्यूट्रल में चली जाएगी। अब अचानक से क्या हो कि तुम्हारा पैर गलती से भी इस न्यूट्रल वायर से अगर टच हुआ तो पिड़ले आ जाएगी, आपके खून का पानी हाथ के हाथ बन जाएगा, डेथ हो जाएगी। कैसे? क्योंकि करंट को रास्ता मिल जाएगा आपकी बॉडी से पास होकर के न्यूट्रल वायर में जाने का। करंट ऑलवेज फ्लोज शॉर्टेस्ट पाथ, करंट ऑलवेज कवर शॉर्टेस्ट पाथ, तो छोटा रास्ता ये होगा ना कि वो, तो करंट इस बॉडी से निकल के वापस चली जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, विद इन ए सेकंड खत्म कहानी, हाथ और तार छूटेगा, नीचे गिर जाएंगे। कितने बड़े बड़े पंछी चिपके रहते हैं इससे वायर से, है ना, लाइव वायर में बैठे रहते हैं, कुछ होता है नहीं, क्योंकि लाइव वायर में जा रहे हैं ना, लाइव वायर करंट तो नहीं मारेगा ना। लेकिन जैसे उनका पर न्यूट्रल वायर से टच हो जाता है तो एकदम से करंट फ्लो हो जाती है उनकी बॉडी में, नीचे गिर जाते हैं। या मंकी बंदर देखोगे झूलते रहते हैं तारों पे, और जैसे उनकी पूंछ टच होती है न्यूट्रल वायर से, एकदम से गिर जाते हैं धड़ाम। किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से तो करंट फ्लो हुई ना। जब तक ये वायर को पकड़ रखा था, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं था, तो करंट फ्लो नहीं हो रही थी, है ना। ऐसे इलेक्ट्रिशियन कभी कभी आते हैं तो अपना इंसुलेटर पे खड़े होकर के तार को ऐसे हाथों से हटा देते हैं, केवल लाइव वायर को करंट ही नहीं लगेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। लेकिन एक हाथ से लाइव वायर को पकड़ के एक हाथ से न्यूट्रल वायर को टच करेंगे तो खतरनाक कहानी, एकदम झटका लग जाएगा, करंट लग जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाता है ना। तो सर्किट कंप्लीट होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देना जरूरी है। तो यही वो पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी है जो मैं आपको बताई। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं? वोल्टमीटर से। जैसे करंट को मेजर किया एमीटर से, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे वोल्टमीटर से, और ये रहा वोल्टमीटर हमारे पास। ये हमारे पास बेसिकली वोल्टमीटर भी लिखा है और हम पोटेंशियल डिफरेंस इजिली मेजर कर सकते हैं इससे, कोई शक वाली बात होगी ही नहीं यहाँ पे। तो चलिए, अब ये जो अर्थ वायर है इसका क्या काम है, इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है? अर्थ वायर का मेन इंपॉर्टेंट रोल है हजार्डियस इफेक्ट से, हजार्डियस शॉक से हमें बचाने के लिए। कि मान लो घर बिजली आ रही है, अब छोटे मोटे अप्लायंसेस हम 2 सॉकेट वाले तार में लगाते हैं, हमने देखा होगा 2 सॉकेट वाले छोटे मोटे प्लग, छोटे अप्लायंसेस का जो प्लग होता है वो 2 सॉकेट वाले में लगा देते हैं। पंखा है, बल्ब है, इसमें लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादा करंट नहीं लेते। मान लो एसी है, फ्रिज है, प्रेस है, ये जो आयरन है जो कितनी हैवी करंट लेती है, अब इनके लिए हमें एक प्रिवेंशन, एक जो सेफ्टी डिवाइस है वो अर्थ वायर, वो हमें बनाना पड़ता है। उनका प्लग आपने देखा होगा 3 वाला होता है, ऊपर 2 नीचे ऐसे, अब हमें उसे इसमें लगाना होता है। अब अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा? अगर हमने अर्थ वायर नहीं दिया तो पूरी दीवार में जहां पर सॉकेट वो कनेक्टेड होगा करंट फैल जाएगा, और हमारे घर में बच्चा है या हमें हमारा हाथ लग गया तो कितना तगड़ा झटका लग सकता है। करंट दिखाई थोड़ी दे रही है किस तार में है और किस घर में किस घर के किस हिस्से में है, हम तो टच कर देंगे, और जरा से सिलन आ जाती है तो करंट लग जाता है, कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब हमने अर्थ वायर दे दिया, अर्थ वायर देने के पीछे का साइंस ये है कि जैसे हम करंट शॉर्ट सर्किट हुआ भी तो सारी करंट अर्थ के थ्रू होते हुए नीचे चली जाएगी धरती में, और जब धरती में चली जाएगी तो हमारी सारी की सारी बिल्डिंग सेफ रहेगी। यही है, इसलिए कभी कभी देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनके छतों पे एक बड़ा सा खंबा सा लगा देते हैं लोहे का। क्यों? क्योंकि जब बिजली गिरेगी तो उस खंबे के थ्रू जाके डायरेक्ट नीचे चली जाएगी अर्थ में, तो हमारी बिल्डिंग सेफ रहेगी। वरना बिल्डिंग की छत पे गिर गई बिजली तो क्या होगा? बिल्डिंग की दीवारों में करंट फैल जाएगी, खतरनाक हो सकता है बहुत ज्यादा, इस वजह से। तो ये कहानी थी भाई पोटेंशियल डिफरेंस की। बात करते हैं आगे हम। पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा है ना, और पोटेंशियल को मेजर किससे करते हैं? वोल्टमीटर से, ये भी हमने देख लिया है। अब चलिए, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं वोल्टमीटर से रिलेटेड, पोटेंशियल से वोल्टमीटर से रिलेटेड। चलो क्वेश्चन तो एक साथ ही कर देंगे वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम क्वेश्चन अभी लास्ट में करेंगे, थोड़ी खत्म करके PYQ करेंगे ना, उसमें आ जाएगा सब कुछ, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं हम किसकी। हमने देखा कि करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब जब किसी वायर में करंट फ्लो कराया जाता है तो आपको पता है जितनी करंट हमने दी है वायर में उतनी करंट हमें वापस नहीं मिलेगी। कारण क्योंकि तार के अंदर एक चीज होती है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करंट को रोकने का काम करती है। रेजिस्टेंस हमेशा क्या चाहेगा कि करंट कम से कम फ्लो हो। अब रेजिस्टेंस एक नेसेसरी एवल है। नेसेसरी एवल का मतलब रेजिस्टेंस हमें जरूरी भी है और रेजिस्टेंस हमारे करंट को खाता भी है, तो हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए भी, हमें चाहिए भी नहीं। जैसे फ्रिक्शन एक नेसेसरी एवल है, हमें चाहिए भी, हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन अब चलने के लिए हमें सहायक है लेकिन हमारी स्पीड को रोकता है। हम चाहते हैं बहुत तगड़ी स्पीड अचीव करना तो फ्रिक्शन उसे कम कर देगा। हम चाहते हैं सड़क पे चलना तो फ्रिक्शन की मदद से चल पाएंगे, ऑयल डाल देंगे नहीं चल पाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे करंट है। अगर हम किसी अप्लायंस को कनेक्ट करेंगे तो वायर चाहिए होगा। एक पंखे को चलाना है, मान लो हमें एक पंखे को कनेक्ट करना है बिजली के तार से और सॉकेट से करना, पंखा चलाना है ना, गर्मी लग रही है तो हमें तार की जरूरत पड़ेगी ना, तो तार तो चाहिए ही चाहिए लगाने के लिए पंखा। तो पंखा की रेजिस्टेंस है, करंट सारी जाएगी, पंखा रेजिस्टेंस और करंट को वहीं रोक लेगा। जब करंट को वहीं रोकेगा तो पंखा घूमने लगेगा, तो ये बढ़िया चीज होगी हमारे लिए। क्या रेजिस्टर अच्छी चीज है, वरना पंखा कैसे घूमेगा? मान लो पंखा करंट को रोकेगा ही नहीं तो पंखा घूमेगा कैसे?
या हीटर है, करंट को रोकेगा नहीं तो गर्म कैसे होगा? या कोई भी बल्ब है, जब तो करंट को रोकेगा नहीं तो जलेगा कैसे, हमें लाइट कैसे मिलेगी? अब ये तो बढ़िया चीज हो गई, लेकिन हमें जब पंखे को कनेक्ट करेंगे सॉकेट से तो हमें वायर लगाना पड़ेगा। अब जब वो वायर लगाना पड़ेगा तो वायर में जब करंट फ्लो होगी तो वायर भी अपनी करंट खाएगा कुछ ना कुछ, वो बेकारी तो खा रहा है। अगर वायर ना हो, कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए पंखे पे डायरेक्ट करंट पहुंचे, तो पंखा आराम से चलेगा और अपनी हाई स्पीड पे चलेगा और ज्यादा स्पीड पे चलेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, पंखे के कनेक्ट करने के लिए तार तो चाहिए ना, तो वो तार में रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस खा लेगा करंट को। तो अगर हमने 10 एम्पेयर दी तो 8 एम्पेयर पंखे तक पहुंचेगी, 2 एम्पेयर खा ली, तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तो ये खराब चीज हो गई। अब ये खराब चीज हो गई ना हमारे लिए, हम चाहेंगे तार में तार ना खाए, लेकिन हम क्या करें, रेजिस्टेंस हम खत्म नहीं कर सकते ना। रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकते। तो रेजिस्टेंस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? लेंथ को चेंज करके, एरिया को चेंज करके रेजिस्टेंस को मिनिमाइज किया जा सकता है, या टेम्परेचर चेंज करके कभी कभी रेजिस्टेंस को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। तो इसी वजह से तुमने देखा होगा कि जब भी हाउस होल्ड सर्किट होते हैं तो वहां पे छोटे से छोटा तार लगाया जाता है। अब इमेजिन कर लो कि तुम्हारे पास 2 बल्ब है, 2 बैटरी है, 1 मीटर लंबा तार है, उससे एक बल्ब कनेक्टेड है सेम बैटरी से, और उसी सेम बैटरी से 10 मीटर लंबा तार है, उससे बल्ब कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली तुम देखोगे ब्राइटनेस 10 मीटर बल्ब में थोड़ी कम होगी, 1 मीटर वाले में ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस कम होगा ना, लेंथ कम करने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो वही बात करते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स साहब ने इनकी डिस्कवरी की थी। ओम्स लॉ बहुत फेमस लॉ है रेजिस्टेंस से रिलेटेड। तो बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या है? तो ओम्स साहब ने क्या देखा कि मान लो कंडक्टर है यहाँ पे, दिस इज ए कंडक्टर, और इस कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, ये कनेक्ट किया और यहाँ पे स्विच लगाया, यहाँ लगाया रियोस्टेट, और यहाँ से इसको कुछ इस तरह से सर्किट कंप्लीट कर दिया। इस बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल V, और यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई और करंट जानी स्टार्ट हुई पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पहुंची करंट, और जब पहुंचते है करंट तो हमें क्या देखता है कि यहाँ पे करंट मिलती है I डैश, मतलब जितनी करंट हमें मिली उतनी यहाँ नहीं मिली। तो ये क्या हो रहा था? क्योंकि एक्चुअली जो वायर है वो रेजिस्टेंस की वजह से करंट को रोक रहा था। रेजिस्टेंस है क्या? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो करंट के पाथ में बाधा है वही तो रेजिस्टेंस, मतलब बाधा है ना, प्रतिरोध। तो अब अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया इट स्टेट्स दैट ऑन सेम फिजिकल एंड chemical condition, the potential difference across a conductor is constant। किसी भी कंडक्टर क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब V जो है वो प्रोपोर्शनल होगा I के, V बढ़ाने पे I बढ़ेगा, V घटाने पे I घटेगा, ये ओम्स ने बताया। अब अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, कांस्टेंट मिलेगा V इक्वल टू R इंटू I, और V इक्वल टू आई आर, या R इज इक्वल टू V अपॉन I। यही है ओम्स लॉ, और इसी R का नाम दिया गया क्या? रेजिस्टेंस। यही है जो करंट को खाता है और इसे नाम दिया गया रेजिस्टेंस। इसका सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह का, है ना, और इसकी यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की, ओम्स के नाम पे ओम ही यूनिट होगी, सिंबल है ये ओम का। तो इस तरह से हमने रेजिस्टेंस को देखा, और ये करंट को रोकता है। करंट को रोकता कैसे? अगर हम इसकी हिस्ट्री में, मतलब उसकी डेप्थ में जाए, तो एक्चुअल में करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये अंदर जा रहा है, एंट्री कर रहे हैं। कंडक्टर, ये कंडक्टर वायर है, मतलब तो इसके पास पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बहुत सारे करोड़ों में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रहे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करेंगे तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इनसे टकराएंगे, टक्कर होगी तो हीट डेवलप होगी, तार गर्म हो जाएगा, अपना दम यहीं तोड़ देंगे। जिन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी वो बाहर निकल जाएंगे, करंट बन के निकलेंगे। जिनके पास एनर्जी नहीं होगी अंदर ही दम तोड़ देंगे। तो एनर्जेटिक बाहर निकले, जिन लोग कम एनर्जी वाले से दम तोड़ दे अंदर, जिसकी वजह से हमें यहाँ करंट कम दिखाई दी, और इसे नाम दे दिया गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, है ना। अब एक रास्ते में भीड़ है, तेजी से भागोगे, भाग पाओगे क्या? एनर्जी लूज कर दोगे। रास्ता साफ पड़ा है, तेजी से भाग जाओगे। तो वही है। क्या रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का जीरो भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सुपर कंडक्टर्स का, सुपर कंडक्टर का मटेरियल रेजिस्टेंस जीरो होता है, लेकिन वो बहुत लो टेम्परेचर पे जाकर के, और जब उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो वो लेविएट करने लगता है, मैग्नेट उसके ऊपर लेविएट करने लगती है ऑब्वियसली। तो लिक्विड नाइट्रोजन जब हम डालते हैं तो कोई सुपर कंडक्टर का नाम, जैसे कि लेड एक सुपर कंडक्टर है, बन जाता है जाकर के बहुत छोटे टेम्परेचर में। तो खैर ये बात थी ओम्स लॉ की। अब यहीं से हम बात करें छोटे से रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस।
द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ which obstruct the path of current is called resistance। सिंपल शब्दों में, कोई फालतू चीजें नहीं। अब ये रेजिस्टेंस है, देखो ओम्स लॉ पे एक ग्राफ भी बनाया था हमने, ग्राफ बनाना भूल गया, लगा वी आई ग्राफ भी अगर बनाए यहाँ पे रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के हिसाब से, तो यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई, तो V प्रोपोर्शनल टू आई किसे शो करता है? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पावर नहीं है ना। अगर पावर होती तो स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कुछ और शो करता, कर्व वर्व, लेकिन यहाँ पावर नहीं तो स्ट्रेट लाइन, तो कुछ मिला के इस तरह का ग्राफ आएगा और यही होगा रेजिस्टेंस, यही हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। अब इसकी स्लोप, कर्व की स्लोप क्या देगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो V अपॉन आई, मतलब स्लोप ही रेजिस्टेंस देती है। वी आई ग्राफ की स्लोप क्या देगी? हमेशा रेजिस्टेंस देगी। और रेजिस्टेंस का उल्टे को बोलते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। जो करंट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करे वो रेजिस्टेंस, जो करंट के पाथ को खोल दे, रास्ते को रोक दे, वो बोलते हैं कंडक्टेंस। 1/R इक्वल टू C, कंडक्टेंस कह देते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बातें थी। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ना? फैक्टर्स डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, सिंपल। फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो मैंने जैसे बताया था, एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 4 चीजों पे बेसिकली डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। तो अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, इन्वर्सली होता है। मटेरियल चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस मटेरियल के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। टेम्परेचर चेंज करने पे भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो कैसे? तो नंबर फर्स्ट, इट डिपेंड ऑन लेंथ, मतलब R प्रोपोर्शनल टू L लिख सकते हैं। नंबर 2, इट डिपेंड ऑन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है, याद रखना। तो मतलब R प्रोपोर्शनल टू 1/A, इनवर्सली होता है ना। थर्ड, इट डिपेंड ऑन मटेरियल, जैसे कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, सबका अलग अलग होता है। और फोर्थ होता है इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर हम इन्हें कंबाइन करें तो इक्वेशन को हमें क्या मिलेगा? देखो, हमें मिलेगा R प्रोपोर्शनल L/A। अब अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो मिलेगा R इज इक्वल टू ρL/A, और यहां से मिल जाएगा रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला। और यहाँ पे जो रो है इसी का नाम है रजिस्टिविटी। जो कि मैंने थर्ड पॉइंट लिखा था मटेरियल, वो ही है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की यूनिट होती है इसकी क्या? ओम मीटर। और ये क्या है? प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो तब से है जब से वो मटेरियल बना है, रजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो उस मटेरियल में तब से है जब से वो मटेरियल बना है। जैसे कि आयरन की अपनी एक रेजिस्टिविटी है जो पहले से विद्वान है, हम उसे चेंज ही नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस को एक टाइम से चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते हम। ऐसे ही हम किसे चेंज नहीं कर सकते, मतलब रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं। ऐसे आयरन की अलग है, सिल्वर की अलग है, कॉपर की अलग है। यही रीजन है कि हम कॉपर के वायर या एल्युमिनियम के वायर बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जाए। हमारे डोमेस्टिक वायर देखें किसके बनाते हैं? कॉपर के। आयरन के क्यों नहीं बनाते? आयरन तो बहुत सिंपली हमें अवेलेबल हो जाता है और कहीं भी मिल जाएगा और सस्ता का सस्ता। क्या आयरन में करंट फ्लो नहीं होगी? हो जाएगी। तो फिर क्यों नहीं बनाते? कारण उसका यही है क्योंकि आयरन में जब करंट फ्लो होगी तो उसकी रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से करंट सही से फ्लो ही नहीं हो पाएगी और वो सारे के सारे करंट को वही लूज कर देगा और गर्म होकर के पिघल जाएगा, मेल्ट हो सकता है और बहुत ज्यादा एनर्जी को लॉस करेगा। और कॉपर की रेजिस्टिविटी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, जिसकी वजह से करंट इजीली उसके अंदर फ्लो कर जाती है और हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से कॉपर के वायर बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम के वायर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी कॉपर से थोड़ी हाई होती है, लेकिन फिर भी हम बाहर के, तुमने देखा घरों की वायरिंग तो कॉपर की बनाते हैं, लेकिन बाहर जो ये वाली वायरिंग है जो गवर्नमेंट हमारी बिछाती है वो एल्युमिनियम होता है। कारण क्या है उसके पीछे का? पूरे इंडिया में वायरिंग बिछानी है तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो गवर्नमेंट एल्युमिनियम यूज कर लेती है। सस्ता का सस्ता, बढ़िया का बढ़िया, टिकाऊ का टिकाऊ। कॉपर के वायर हम अपने घर में वायरिंग कर रहे हैं तो अपने घर को अच्छे से करेंगे, वो हमारा घर है अपना, तो वहां कॉपर के करते हैं, महंगे हो कोई दिक्कत नहीं। सबसे कम रजिस्टिविटी होती है सिल्वर की,
तो सिल्वर के वायर कौन यूज करते, क्योंकि महंगे इतने पड़ेंगे, कोई भी चोर चुरा के ले जाएगा यार। इतने का पता चला का मकान नहीं है जितने का हमारे सिल्वर वायरिंग हो गई, तो हम क्यों करेंगे ऐसा। तो इस वजह से रीजन है। तो रजिस्टिविटी उन्हीं चीजों पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है रजिस्टेंस। तो टेम्परेचर का डिपेंड करे, तो अगर बात करें कंडक्टर की, है ना, अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा कंडक्टर का। ठीक है, बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा। ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनता है। कंडक्टर जैसे क्या होता है, जैसे कॉपर हुआ, है ना, सिल्वर हुआ, आयरन हुआ, ये कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, गैलियम आर्सेनिक हुआ, ये सारे के सारे क्या है, सेमीकंडक्टर्स है। इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, सिंपल बात है। ऐसे हम बात करें थर्ड की, इंसुलेटर्स, अलॉय, इंसुलेटर नहीं अलॉय होता है। अलॉय क्या होता है, जैसे कि नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम जो जिसका हीटर का वायर बनता है, या मैग्नीन वायर, मैग्नीन, है ना, इनका काम क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और जब टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से हम हीटर का तार नाइक्रोम का बनाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस सेम रहेगा, वो वहीं रोक लेगा करंट को। हाई रेजिस्टेंस वायर होते हैं और वो गर्म होकर हीट हो जाएगा, रेड कलर का कन्वर्ट हो जाता है, और यही रीजन है हमारा। मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, शॉर्ट में जाकर देख सकते हो चैनल पे, वहां से हमें मिल जाएगा सब। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी थी। रजिस्टिविटी की बातें हमने करी, कैसे मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर हम रजिस्टिविटी थोड़ा डिटेल में, क्योंकि न्यूमेरिकल ऑब्वियसली आते हैं रजिस्टिविटी से रिलेटेड, हम यहाँ पे बात करें थोड़ी सी रजिस्टिविटी का, और न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं इससे रिलेटेड, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, ठीक। तो हम बात करते हैं किसकी, यहाँ रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी को बेसिकली डिनोट करेंगे रो से, यूनिट ओम मीटर होती है, ठीक। तो रजिस्टिविटी क्या है, अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें तो इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which is equal to resistance of a conductor having unit length and unit area। मतलब रजिस्टिविटी उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर है जिस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो, एरिया भी 1 मीटर हो। कैसे, देखो फॉर्मूले से, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, हमने लिखा पुट L इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1, देन वी विल गेट R इज इक्वल टू रो। ये बन गई रजिस्टिविटी, ठीक है। सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी किसकी होती है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर वाइडली यूज बिकॉज ऑफ लो रजिस्टिविटी, ऐसे अगर हम बात करें, सिल्वर हैज लोवेस्ट रजिस्टिविटी बट ड्यू टू हाई कॉस्ट वी कांट यूज एज वायर, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें पता ही है। और आयरन की सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए हम उसे यूज ही नहीं करते। ये तेरे ऐसी एक चीज होती है रजिस्टिविटी की जस्ट उल्टी, जिसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की बात करें, तो कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं C से, यूनिट ओम मीटर की पावर -1। इट इज इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी, सिंपल, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी बताती है कि कैसे कोई मटेरियल के पास कितना हाई रेजिस्टेंस है, ऐसे कंडक्टिविटी बताती है कितने कैसे मटेरियल के पास कितना ज्यादा कंडक्टेंस है। तो ऐसे हम बात करें तो इसे कहेंगे C इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ये रेजिस्टिविटी की कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। ऐसे कंडक्टेंस मैंने बताया, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, G इज इक्वल टू 1 अपॉन R कह देते हैं उसे हम।
तो ये कुछ बेसिक चीज है रजिस्टर रजिस्टिविटी से रिलेटेड। अब जैसे इसका न्यूमेरिकल आता है तो किस तरह का न्यूमेरिकल आता है, अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, इसमें बनता ही बनता है। तो एक क्वेश्चन की बात करें, एक सिंपल, हमसे कहा गया एक वायर है हमारे पास, ये रही, दिस इज अ वायर हैविंग लेंथ L, एरिया A और आयरन का बना हुआ है, मतलब सेम है ना। अब हमने क्या किया, इसे खींच करके दुगनी लेंथ का कर दिया, लाइक दिस, ट्वाइस कर दिया 2L, और अभी भी आयरन का ही है, तो रजिस्टिविटी तो सेम हो गई ना, क्योंकि रजिस्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, आयरन है अभी भी आयरन, हम सिल्वर ले लेते तो चेंज हो जाती। हमसे पूछा फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग। ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक से, बिल्कुल सिंपल। क्या है ट्रिक? ट्रिक सिंपल ये है कि हम लगाएंगे आर न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल का स्क्वायर इनटू आर ओल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है बात? देखो वैल्यू पुट करो, तो आर न्यू इज इक्वल टू एल फाइनल कितनी है 2L, इनिशियल कितनी है L, पूरे का स्क्वायर इनटू आर ओल्ड, ओल्ड जो कि आ रही है, तो आएगा 4, L से L कट जाएगा R, जो 4 गुना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और आपने क्या सोचा था कि 2 गुना ही बढ़ेगा सर, क्योंकि लेंथ 2 गुनी करिए, ऐसा नहीं है, स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। अब चुटकों में कर दो कि एक वायर है लेंथ 3 गुनी कर दी, रेजिस्टेंस 9 गुना हो जाएगा, एक वायर है लेंथ 5 गुना कर दी, रेजिस्टेंस 25 गुना हो जाएगा। ऐसे हम चेंज कर सकते हैं सिंपली स्ट्रेच करके वायर को। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक से क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी वैसे मेथड से भी कर सकते हैं, एमसीक्यू में सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में आ चुका कई बार। इसमें लिखा है ए वायर हैविंग लेंथ L and area A, if we stretch the wire by 10%, then find percentage change in न्यू रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस में कितना परसेंट का चेंज आया वो बताना है। ठीक है बात? तो चलिए भाई, कैसे बताएंगे? सिंपली करना कुछ नहीं, पहले केस फर्स्ट, पहले हमने इसे खींचा, है ही नहीं, स्टार्टिंग में लेंथ L है, एरिया A है, फॉर्मूला लगाया R इज इक्वल टू रोल अपॉन ए, इक्वेशन फर्स्ट R1 कह दो उसे, कह सकते हैं। 10% लेंथ बढ़ा दी, मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, 10% बढ़ाए, कितने हुए? 100 प्लस 100 इंटू 10%, तो 1110 हो गए, 110 मतलब 110 रुपए। ऐसे लेंथ बढ़ाया तो केस 2, तो क्या हो जाएगा? लेंथ L डैश मान लो फाइनल लेंथ है, इनिशियल प्लस इनिशियल का 10% बढ़ाया है, यही तो मतलब होता है इसका। तो इसे इंक्रीज किया तो क्या मिलेगा? L प्लस 10 अपॉन 100 इंटू L, या L प्लस 1 अपॉन 10 इंटू L। इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें मिल जाएगा L डैश इज इक्वल टू, देखो 10 1 10 और 1 11 L अपॉन 10, ये आ गई न्यू लेंथ। ठीक, अब एक बार बताओ, जब हम वायर को खींचते हैं तो वायर की लेंथ बढ़ने के साथ साथ वायर का एरिया तो घटेगा ना, घटेगा, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो एरिया घटेगा, वायर की मोटाई भी तो चेंज होगी ना जब हम वायर को खींच रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम इसे खींचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो एरिया की अगर बात करें तो एरिया का करना कुछ नहीं, नया एरिया हो जाएगा A डैश, इसे पलट दो बस, 10 अपॉन 11 लिख दो A यहाँ पे, बस इतना करना है, और ज्यादा रॉकेट साइंस लगाना नहीं है बस। अब परसेंटेज चेंज पूछा है हमसे, किसमें? रेजिस्टेंस में। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो कैसे करेंगे। परसेंटेज चेंज के लिए, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा परसेंटेज चेंज इक्वल टू R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन R इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, क्या हो जाएगा? R फाइनल कितना है हमारे पास? फाइनल के लिए यहां से निकाल लेंगे ना, R फाइनल देखो यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे, R फाइनल इक्वल टू रो L डैश कितनी हो जाएगी? 11 L अपॉन 10 अपॉन A डैश 10 अपॉन 11 A, देखो 11 की 11 से हो जाएगी, तो पहले मैं यहाँ लिख दूं, चलो R फाइनल ही लिख देते हैं। तो R फाइनल बन जाएगा कितना? 11 के 11 से 11 बन जा, 11 के 1 2 1 रो L अपॉन इसके करेंगे 100 A हो जाएगा। ठीक है, तो अब परसेंटेज चेंज आ जाएगी जब हमारे पास, तो परसेंटेज चेंज कैसे लिखेंगे? R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन R इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, R फाइनल 1 2 1 रो L अपॉन 100 माइनस R इनिशियल रो L अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100,
डिवाइडेड बाय रो एल, ये ए है यहाँ और ये ए, रो एल अपॉन ए। हमने ऊपर से कॉमन लिया रो एल अपॉन ए, अंदर बचेगा 1 to 1 अपॉन 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100 और नीचे क्या चल रहा है रो एल अपॉन ए, इससे कैंसिल 100 जाएगा वहां तो 1 to 1 माइनस 100 एलसीएम लिया हमने 100 मल्टीप्लाई 100, इससे खत्म कितना बचेगा 21%। इतना परसेंटेज चेंज आएगा किसमें रेजिस्टेंस में। तो आपका जो सोचा होगा कि सर 20% या 10 का वो स्क्वायर कर दिया हो तो परसेंटेज चेंज वाले स्क्वायर से नहीं कर दें, परसेंटेज चेंज वालों में वी हैव टू डू दिस टाइप ऑफ। अब 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से रिलेटेड बाकी हम बोर्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। मैंने तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे करने हैं। अगर लेंथ एरिया कुछ पूछा जाएगा तो डायरेक्टली एन स्क्वायर वाला एल फाइनल एल इनिशियल लगा देंगे, वरना ये है ही हमारे पास मेथड केस 1 केस 2 से सिंपली। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की, जो सिंबल यूज होते हैं और किस सिंबल का क्या काम है ना। और सर्किट कंप्लीट करते हैं, फिर एनर्जी पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हमारा, है ना। चलो तो कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की बात करते हैं। पास ये कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिंबल्स है जो कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार बार लिखना सही नहीं होगा, मतलब कि हम रेजिस्टेंस लिखेंगे थोड़े ना, हम सिंबल बनाएंगे सिंपली। तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये, बल्ब का सिंबल ये होगा, एमीटर का ये होता है, वोल्टमीटर का वी बना दो, गैल्वेनोमीटर का ये जी। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करे, स्मॉल करंट को डिटेक्ट। मान लो कोई वायर है, हम उसे टच करके थोड़ा देखेंगे करंट है उसके अंदर या नहीं, हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर की नीडल हिलेगी तो करंट है, वरना नहीं है। जैसे कि जैसे ये दिस इज द गैल्वेनोमीटर, ये हमारे पास सिंपल गैल्वेनोमीटर है। ये जी है, देखो सुई बीच में है, इस टाइम जीरो डिफ्लेक्शन में कोई करंट नहीं है। जैसे ये नीडल हिलेगी मतलब करंट है टायर में, ये दोनों टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास गैल्वेनोमीटर आ जाएगा। की या स्विच, की क्या होती है, वन वे की बोलते हैं उसे, मैं लाया था शायद यहाँ पे रखी थी, ये की, मैं की दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये की देखो इसे बोलते हैं वन वे की या स्विच। तो देखो ये सिंबल भी है इसका, ऐसे ऐसे बीच में, तो देखिए ये ऐसे लगाया तो स्विच ये रहा ऑफ हुआ, हटा दो तो ऑफ हो जाएगा, लगा दोगे तो ऑन हो जाएगा, सिंपल। ये स्विच है कि ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। रियोस्टेट क्या होता है, जो रेजिस्टेंस को वेरी कर सके, जो रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर दे, वो रियोस्टेट है। देखो सिंबल ये है, देखने में ये होता है, ये है रियोस्टेट, है ना। करंट यहाँ से फ्लो होगी, ये वायर्स हैं, ये वायर के बंडल ऐसे घूम के वायर लटके हुए हैं। अब अगर करंट को इस वायर के थ्रू करके जाएगा तो लंबा रास्ता तय करेगी करंट, तो यहाँ पहुंचेगी बहुत देर में, तो मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। हमने इसके नोट को यहाँ ले आए तो करंट जा करके इसके थ्रू बाईपास होकर के यहाँ निकल जाएगी सीधी, तो करंट का शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा, सिंपल बात है। तो अगर हम इसे यहाँ ले आए तो देखो अब करंट ऐसे चलते 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 यहाँ से थ्रो के यहाँ जाएगी, तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ ले गए तो करंट यहाँ से थ्रो के इस नोब पे थ्रू जाते हुए इसमें जाते जाते लॉन्गेस्ट पाथ, तो करंट वेरी करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस वेरी करेगा। तो मतलब करंट वेरी नहीं करेगा, रेजिस्टेंस वेरी करेगा बस, करंट तो डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस पे। अब बाईपास जॉइंट क्या होता है वायर का, देखो अगर पॉइंट बना देंगे तो जॉइंट है, 3 तार एक साथ जुड़े हुए हैं। बाईपास मतलब तार को ऊपर से घुमा के नीचे निकाल दो, तो मतलब तार जॉइंट नहीं है, ऊपर से मतलब ऐसे क्रॉस कर गए हैं, है ना, ऐसे जॉइंट नहीं है, ऐसे क्रॉस कर गए वायर्स को, तो ये बाईपास कहलाता है इसका, ठीक। तो ये बात थी सिंबल्स किसकी। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें जिसमें करंट अपना पाथ फॉलो करती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर हम बात करें, सीकेटी सर्किट की शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना। इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ इस तरह का होता है कि जैसे मान लो यहां पे हमने एक बल्ब को कनेक्ट किया और यहां पे एक स्विच को लगाया, है ना, और यहां पे लगाया एक बैटरी को, और यहां पे लगाया एक एमीटर को, और बैटरी के पैरेलली में कनेक्ट किया वोल्टमीटर को। याद रखना, वोल्टमीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये लिख लो, कहीं नोट लिख करके लिख लो, एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज और वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि आ चुका क्वेश्चन ये, ठीक है। अब यहां से ऐसे और ये ऐसे, तो अब अगर हम स्विच को ऑफ करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और यहां से करंट जाएगी ऊपर, घूमते घूमते पूरे सर्किट में करंट फ्लो करके एमीटर मेजर करेगा, वोल्टमीटर मेजर करेगा, बल्ब में पहुंचेगा, बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, कुछ इस तरह से, है ना। तो यही सिंपल सर्किट कहता है जिसमें करंट अपने पाथ को, शॉर्टेस्ट पाथ को चूज कर सके, दैट इज कॉल्ड सर्किट। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। अब यहाँ पे बल्ब को हम एक एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहे हैं। जो रेजिस्टेंस है ना, इसके भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस को जब हम जोड़ेंगे तो कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे हम कम से कम रेजिस्टेंस अचीव कर सकते हैं और कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस अचीव कर सकते हैं, उससे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वर्क करता है। चलो तो बात करें
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में से आते ही आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली दो तरह से कंबाइन किए जाते हैं, है ना। पहला होता है कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हमारे पास 2 या 3 रेजिस्टेंस है, मालूम ने लिए, उन्हें कुछ ऐसे कनेक्ट किया एक ही वायर से, और इसे ही बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ये R1, ये R2, ये R3, और यहां पे कनेक्ट किया मीटर, यहां पे लगाई बैटरी, यहां पे लगाया वोल्ट मीटर, और कुछ इस तरह से चलते चलते ये पहुंचेगा यहाँ, ये V, ये A, करंट निकलेगी यहां से, पॉजिटिव निकलेगी, बैटरी भी है, ये ऐसे 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 और वापस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब एक ही वायर से सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम है, करंट सेम है, ये करंट है, अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल अलग अलग होंगे, तो ये खाएगा अपने पोटेंशियल V1, ये खाएगा V2, ये खाएगा V3। अब हमें कैलकुलेट करना इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के एक्चुअल में रेजिस्टेंस होगा कितना, बढ़ेगा या घटेगा, किस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ना सही रहेगा। तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहे तो सिंपल एक बात याद रखेंगे, दोनों कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन भी आ जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, जो सेम चीज है उसे छोड़ दो, डिफरेंट चीज को पकड़ लो सर्किट में। सेम चीज क्या है, करंट सेम है, छोड़ दो। डिफरेंट क्या है, वोल्टेज, पोटेंशियल, इसे पकड़ लो बस। तो नेट पोटेंशियल लिखेंगे, नेट पोटेंशियल जो होगा वो होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और हमें पता है हम लोग के हिसाब से V इक्वल टू क्या होता है, IR, या V इक्वल टू IR, तो वैल्यू पुट करेंगे V की जगह I इंटू R, इक्विवेलेंट हो जाएगा IR1, IR2 और IR3। I कॉमन निकाल के काट दो तो R इक्विवेलेंट मिल जाएगा हमें कितना, R1, R2, R3। लो भैया, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इसमें हमने क्या देखा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें रेजिस्टेंस एक्चुअल में इंक्रीज होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 5 ओम के 5 रेजिस्टेंसेज है, 25 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट में। तो एक बैड चॉइस है सीरीज में कनेक्ट करना, कहीं कहीं क्या भी जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस करा देती है। तो अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन आ जाती है, इसलिए बता रहा हूं मैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि कुछ इस तरह से हमारे पास यहां पे एक रजिस्टर है, यहां पे एक रजिस्टर है, और यहां पे एक रजिस्टर है। ठीक है, इन्हें हमने पैरेलली कनेक्ट किया, बैटरी लगाई और काम खत्म, टंटना। ये R1, ये R2, ये R3, वोल्टेज V, तो करंट जाएगी I। अब ये जॉइंट है तो यहां करंट जाएगी I1, यहां करंट जाएगी I2, और यहां करंट जाएगी I3, और वोल्टेज सेम रहेंगे क्योंकि करंट डिफरेंट है तो वोल्टेज मस्ट बी दी सेम, वोल्टेज को सेम रहना ही पड़ेगा। अगर करंट डिफरेंट है, करंट सेम है तो वोल्टेज डिफरेंट। अब मैंने तुम्हें पहले ट्रिक बता दी, सेम चीज छोड़ दो, डिफरेंट चीज पकड़ लो। सेम चीज क्या है, यहाँ वोल्टेज हो गई, डिफरेंट चीज क्या है, करंट, तो लिखेंगे नेट करंट। अब नेट करंट लिखने का सिंपल तरीका, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये रहा। अब हमें पता है V इक्वल टू IR नाम के फॉर्मूले से I इज इक्वल टू V अपॉन R लिखा जा सकता है। वैल्यू पुट करेंगे तो V अपॉन R, V अपॉन R1, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा V प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन निकाल के काटेंगे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, ये आया इक्विवेलेंट रजिस्टेंस। अब इसमें इनवर्स आया है, इनवर्स का मतलब रजिस्टेंस घट के मिलेगा, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे, रजिस्टेंस में मिनिमम मिल जाएगा, काम खत्म, यही हमें चाहिए। तो सर्किट में हमने क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन इज गुड बट नॉट एज गुड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें रजिस्टर में घट के मिलता है। इसीलिए हमारे घर की डोमेस्टिक वायरिंग पैरेलल में की जाती है। पैरेलल का मतलब यह है कि अगर हम कोई एक चीज चलाना चाहेंगे तो एक चीज ही चलेगी, पंखा चलाना है पंखा चलेगा, फ्रिज चलाना है फ्रिज चलेगा। सीरीज में कर देंगे तो पंखा चलाना सारी चीजें चल जाएगी, पंखा बंद करना सारी चीजें बंद हो जाएगी, क्योंकि देखो एक ही वायर से कनेक्टेड है। पैरेलल में सब अलग अलग वायर है तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग स्विच लेके अलग अलग रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये थी बात हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। अब इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड,
हम कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस रिलेटेड आते हैं और वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो देखो बात करते हैं यहाँ पे हम किन चीज़ों की बात करेंगे। जैसे हम ले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा कि एक सर्किट गिवन है भैया, ऐसा ऐसा आपको बहुत दिक्कत होती होगी लेकिन आपसे दिक्कत नहीं होगी। ये और ये रेजिस्टेंसेज हैं और ये आर और ये आर, बैटरी है 100 वोल्ट की बस। और हमसे कहा नंबर फर्स्ट ये है 5 ओम और ये भी 5 ओम दे रखा है। हमसे कहा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकंड पूछा है करंट इन रेजिस्टेंस, और थर्ड पूछा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल ड्रॉप भी फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी और करंट भी फाइंड करनी है। तो कॉम्बिनेशन देख के पता लग रहा होगा कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी R इक्विवेलेंट के लिए, R1 है 5, R2 है 5, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10 ओम। तो ये आया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 10 ओम रजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड के लिए हमसे पूछा करंट इन द सर्किट, तो करंट के लिए हम लगाएंगे V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। जब पूरे सर्किट में करंट निकालने तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे। V की वैल्यू कितनी वोल्टेज की 100, I कैलकुलेट करना है, R इक्विवेलेंट हमने निकाला 10, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा वाला यहाँ से, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 100 अपॉन 10, ये कटेगा यहाँ, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 10 ओम। वो नहीं I आएगा ना, तो I आ जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है बात, करंट आ चुका, करंट तो दोनों में सेम रहेगी क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। वोल्टेज पूछे हैं पोटेंशियल अक्रॉस ईच वन, मान लो इसमें V1 इसने खाई V2, तो लिखेंगे PD अक्रॉस R1, ये भी R1 ये R2, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। I कितना है 10, R1 कितना है 5, वोल्टेज कितना है 50। ऐसे ही V2 इज इक्वल टू I R2, I कितना है 10, कितना है तो 50 ही यहाँ पे वोल्टेज आ गया। तो ये क्वेश्चन था छोटा सा, आई होप समझ में आया होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, बेसिक एकदम। हम आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कुछ ऐसा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे है ना, ये A, ये B, ये C, ये 10 ओम, ये 15 ओम और ये होगा 30 ओम। ये ऐसे रेजिस्टेंस है। और हमसे पूछा अक्रॉस AB, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB का अबाउट बताना है। B पार्ट में पूछा है अबाउट AC, और C पार्ट में पूछा है अबाउट BC। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुमने इस पॉइंट को पकड़ लिया तो सारे क्वेश्चन कर दोगे फिर कॉम्बिनेशन के। ध्यान रखना AB BC का अबाउट जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं देखते हैं। अगर हमें AB का अबाउट निकालना है तो AB, इसे ढक लो, ढक लिया, क्या ये एक ही वायर है पूरा, देखो एक ही वायर, तो दोनों किसमें हो गए सीरीज, तो लिखेंगे R डैश इक्वल टू 10 प्लस 30 क्योंकि ये सीरीज में है। ठीक, तो R डैश कितना हो जाएगा 40। हमें R AB का अबाउट निकालना, तो लिखेंगे नाउ अबाउट R AB। अब ये दोनों जो जुड़ के ना पैरेलल बन गए, तो मतलब ये जो AB वाला था ये तो ऐसी था, देखो कितना 15 AB वाला, इन दोनों ने मिलकर के बनाया 40, तो 40 को जैसे रखा जाएगा, 40, ये दोनों किसमें हो गए पैरेलल हो गए, साफ साफ दिख रहा। तो 1 अपॉन R AB 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 40, सॉल्व करेंगे 1 अपॉन AB इक्वल टू, कैल्शियम ले लेंगे 6 0, तो ये जाएगा 40, यह आएगा 15, इसे पलटेंगे तो मिलेगा RAB इक्वल टू 600 अपॉन 55, 5 से काटेंगे तो 120 अपॉन 11 ओम आ जाएगा आंसर। ठीक है बात, ये तो AB का अबाउट था। अगर बात करें अबाउट AC, AC का अबाउट बात करना चाहे तो AC ये रहा, AC को ढक लो, ये दोनों किसमें है, AC को ये दोनों किसमें सीरीज में, तो लिखेंगे R डैश इक्वल टू 15 प्लस 30,
45। अब AC का वाट तो 1/RAC, तो अब ये और ये दोनों का क्या बन जाएगा, पहले बिल्कुल इसकी तरह, तो हम इसे लिख के अगर ऐसे बनाए तो ऐसे बन गया 10, और ये दोनों मिलकर के क्या बन गए 45। ये किस में होगा पैरेलल, तो 1/45 प्लस 1/10। सॉल्व करेंगे तो 1/RAC इक्वल टू 450, ये 10 प्लस 45 पलटेंगे तो RAC इक्वल टू 450/55, काटेंगे तो 90/11 ओम आ जाएगा यहाँ से। है सिंपल। अब ऐसे ही अगर BC का वाट बताओ तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना BC का वाट क्या आएगा। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, इसमें बिल्कुल भी आराम से कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस के क्वेश्चन समझ में आए, और करते हैं एक दो, देखो और अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम, है ना, और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से रिलेटिवली हमें सॉल्व तो करना ही है सब। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फर्स्ट में करंट इन सर्किट, और C पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच। ठीक है, सर्किट कुछ ऐसा है, ये रहा सर्किट, ठीक, ये ऐसे, ये बैटरी लगा दी यहां पे, यह में दिया 10, यह में दिया 10, यह में दिया 15, और यह में दिया 5, ऐसे कुछ हमें दे दिया। ठीक है, बैटरी दी हमें 200 वोल्ट की, ये क्वेश्चन में गिवन है सब चीजें। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, मुझे इंक डाल लेते, जरा इंक खत्म हो गई है ना, हल्का चल रहा ना मार्कर, तो लेट मी pour the ink in the marker। आई होप बढ़िया बन रहा होगा सब कुछ, वीडियो अच्छी ही बन रही होगी। ठीक है सब, चलो है ना। तो अब हम क्या करते हैं, पहले फाइंड इक्विवेलेंट, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन, इसे नाम दो R1, R2, R3, R4। तो देखो R3 R4 तो पैरेलल है, उसके बाद तीनों सीरीज में हो जाएंगे, है ना। R3 R4 का निकाल करके उसके बाद सीरीज, तो लिखेंगे R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, तो हम लिखेंगे 1/R डैश इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। इसे सॉल्व करेंगे R डैश आ जाएगा 5 ओम। आई होप तुम्हें पता ही होगा कि एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब ये R डैश बाकी तीनों सीरीज में, तो लिखेंगे R डैश कोमा R1 एंड R2 R इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R डैश R1 R2, ये कुछ इस तरह से 15 5 5, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास 25 ओम। करंट पूछा है सर्किट में, तो करंट के लिए V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, V की वैल्यू 200, I कैलकुलेट करना, आर इक्विवेलेंट 25 8 जा 200, तो I आ जाएगा 8 एम्पियर। ठीक, C में क्या पूछा है, अक्रॉस ईच पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इसने खाई V1, इसने खाई V2, क्योंकि सीरीज है अलग अलग होंगे, करंट सेम रहेगी यहां तक, यहां भी सेम, यहां, लेकिन यहां पैरेलल है तो पोटेंशियल सेम, लेकिन करंट अलग अलग, मान लो I1 करंट I2 पहुंच जाएगी यहां, सिंपल, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो पहले V1 निकाल लेते हैं, PD अक्रॉस R1, तो V1 इज इक्वल टू I R1। V1 कितना होगा, I कितना है 8, R1 कितना 5, 40 वोल्ट तो उसने खा लिया पहले वाले ने। अब PD अक्रॉस V2, तो V2 इक्वल टू I R2, I कितना है 8, R2 कितना है 15, 120 वोल्ट खा लिया R2 ने। अब 40 खाया इसने, 120 खाया इसने, कितना 160 बचा, कितना 40, तो 40 इन दोनों ने मिलके खाया, तो लिखेंगे PD अक्रॉस R3, तो V इज इक्वल टू I R3, तो V3 इक्वल टू I कितना हो जाएगा, देखो अब करंट कितनी थी 8, अब करंट जॉइंट पर बढ़ जाएगी, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है ना, तो करंट जॉइंट में बढ़ेगी, तो 4 R3 कितना है यहाँ 10, कितना आया 40 वोल्ट,
अब 40 इसने कहा था 40 एक आएगा, तो ये मत सोना 40 प्लस 40, अरे पैरेलल में सेम रहता है तो इन दोनों का 40 माना जाएगा, 40 प्लस 120 प्लस 40, तब जाकर के बैठेगा कितना हमारे पास 200, है ना। इन दोनों का एक ही माना जाएगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज वालों में कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी अभी पीवाईक्यू में करेंगे। तो यदि बात कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का योग समझ में आया होगा। अब लास्ट टॉपिक बचता है चैप्टर का, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड हीट, है ना। कैसे हम इलेक्ट्रिकल पावर मेजर करेंगे, कैसे हम सर्किट में इलेक्ट्रिकल हीट को मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल हीट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, और फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। काफी बड़ी वीडियो भी हो गया, और अभी हमें पीवाईक्यू भी करनी है, याद रखना। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक, बढ़िया वीडियो है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था हर चीज कवर की गई है वीडियो में। पावर कर लेते हैं कवर, उसके बाद अपना पीवाईक्यू देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रिकल हीट, इलेक्ट्रिकल हीट या एनर्जी भी बोलते हैं, इसी में आएगा जूल हीटिंग इफेक्ट, है ना। तो इलेक्ट्रिकल हीट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल हीट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड द टाइम। कि किसी भी जब वायर में कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो हीट डेवलप हो जाती है ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा तार थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा, या हीटर के तार को कैसे लाल हो जाता है एकदम से, क्योंकि हीट डेवलप हो रही है। हीट क्यों डेवलप हो रही है? क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है, और रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब करंट को आगे जाने नहीं दे रहा। जब पीछे के इलेक्ट्रॉन आगे आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन के पाथ को रोकने वाली चीज। अब पीछे से करंट जो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चल के आ रही है, वो आगे आते आते आगे से रास्ता बंद है, तो टक्कर होती रहेगी। इलेक्ट्रॉन को थोड़ी पता है कि रास्ता बंद है, टक्कर होते 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 कोलिजन की वजह से जो हीट क्रिएट होती है वो रेडिएशन की फॉर्म में लाल दिखाई देती है ना। तो वही हमारी इलेक्ट्रिकल हीट है। उससे हम खाना बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हीटर पे, है ना, करते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल हीट की, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट। इसे डिनोट करेंगे मान लो एच से, और यूनिट क्या होती है इसकी? जूल और किलो वाट आवर, 2 यूनिट होती है। तो H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अगेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, H प्रोपोर्शनल टू R। बचा टाइम, क्योंकि कितनी देर तक रखेंगे उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, H प्रोपोर्शनल टू T। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, तीनों को कंबाइन करेंगे, हमें मिलेगा कंबाइनिंग H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर R T, या H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट। इसी को बोलते हैं ऑल्सो नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट या जूल्स हीटिंग लॉ। अगर आएगा लिखने को तो ऐसे करना है सब कुछ। तो अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं इलेक्ट्रिकल हीट के अलग अलग टर्म में। जैसे सेकंड फॉर्मूला H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। अगर वोल्टेज रेजिस्टेंस गिवन है तो ये लगा देंगे, करंट रेजिस्टेंस गिवन है लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। थर्ड फॉर्मूला है H इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। अगर वोल्टेज करंट गिवन है लगा देंगे, टाइम तो सेकंड में रहना या आवर में भी रख सकते हैं। अब यूनिट्स ऑफ हीट, यूनिट्स ऑफ हीट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। हीट की यूनिट क्या क्या है? तुमने देखा है कभी कभी जो बिजली घर मीटर है हमारा बिजली वाला, ये क्या रीड करता है एक्चुअली में? ऐसे बिजली का बिल कैसे बनाता है हमारे बिजली से? हमारे जो अप्लायंसेस है सारे के सारे जो बिजली से चलने वाले हैं, ये करंट को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं, और हमारा मीटर हीट कैलकुलेट करता है, और हीट से पैसों की मल्टीप्लाई करके यूनिट, हीट से कुछ मल्टीप्लीकेशन करके उसे यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। और एक यूनिट बिजली 7 रुपए की है, सबको पता है। एक यूनिट होता क्या है? जब 1 किलोवाट की कोई चीज 1 घंटे तक लगातार चलती रहे उसे 1 यूनिट बोलते हैं। एक पंखा है 1 किलोवाट का, 1000 वाट, 1 घंटे तक लगातार चल रहा तो 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा। एक एसी है 10 किलोवाट का है, लगातार चल रहा है 6 मिनट तक, 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा। सिंपल बात है, 6 मिनट का 10 किलोवाट का, जो कि बहुत बड़े हॉल में लगता है। तो इसी वजह से एसी वाले का बिजली बिल ज्यादा आता है।
तो वही यूनिट ऑफ हीट, तो पहली यूनिट होती है जूल, सेकेंड यूनिट होती है 1 जूल इज इक्वल टू, सेकेंड यूनिट होती है किलो वाट आवर, मतलब kWh, और 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 10⁻⁶ जूल के बराबर, और इसे ही बोलते हैं एक यूनिट बिजली खर्च होना। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट बिजली का बिल। सिंपल सी बात है। अब अगर हमें पैसे बताने हो तो यूनिट के मल्टीप्लाई पैसों से कर दो, बिजली का बिल बन जाएगा हमारा। यह है पूरी की पूरी कहानी 1 किलोवाट आवर की। यूज कहाँ होती है? जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब एप्लीकेशन इसके, यानी एप्लीकेशन ऑफ हीट की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ हीट, तो कहाँ यूज होगी? इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का काम क्या होता है? जैसे बल्ब हमारा इलेक्ट्रिक है ना, येलो वाले बल्ब आते याद होगा तुम्हें, या होल्डर, और बीच में फिलामेंट होता है ऐसे। फिलामेंट किसका बना हुआ है? टंगस्टन का। ये भी आता है क्वेश्चन, किस चीज का फिलामेंट था? टंगस्टन का। टंगस्टन का ऐसा क्या खासियत है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी से नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा तो करंट को रोकेगा, बिजली में हीट में कन्वर्ट करेगा, रेडिएशन में कन्वर्ट करेगा। तो पता है 100 वाट केबल को टच नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि रेडिएशन इतना भयंकर है। और कहाँ होता है? इलेक्ट्रिकल हीटर में यूज होती है। इलेक्ट्रिकल हीटर, जो हीटर में क्या काम करते हैं? खाना बनाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल हीटर क्यों? क्योंकि उसका वायर जो है हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, हाई रेजिस्टेंस, और क्या करता है? निक्रोम का बना हुआ होता है, निक्रोम का वायर बना हुआ होता है, जिस वजह से वो बहुत हाई हीट प्रोड्यूस करता है। ऐसे प्रेस आयरन जो होते हैं हमारे पास, उसका भी निक्रोम का वायर होता है, हाई रेजिस्टेंस की वजह से प्रेस कर देते हैं, कपड़ों को गर्म कर पाते हैं। ये सब इलेक्ट्रिकल हीट के एग्जाम्पल से उदाहरण है जो हमें पता होने चाहिए बढ़िया करके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, और इलेक्ट्रिकल पावर के हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर की बात है, तो इलेक्ट्रिकल पावर बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिकल हीट की तरह, बट सब में से टी गायब कर दो, इलेक्ट्रिकल पावर बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम बेसिकली डिनोट करेंगे पी से, यूनिट होती है जूल पर सेकंड और वाट, है ना। और पहला फॉर्मूला बनेगा इसका, पावर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर इंटू आर। बस टाइम गायब कर दो, तीनों फॉर्मूले सेम है, टाइम गायब कर दो। अब सारे फॉर्मूले याद करने का सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कुछ नहीं करना, केवल एक फॉर्मूला याद रखना, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये कैसे याद होगा? मान लो ये भूल गए तो करना कुछ नहीं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पोएम सुनिए सबने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कहो मेरे साथ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बस अब ये याद करो। सेकंड कैसे बनाएंगे हम? सेकंड बना लेंगे पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और थर्ड फॉर्मूला बना लेंगे पावर इज इक्वल टू वी आई, वी आई पी कह दो इसे। अब ये कैसे ओम्स लॉ से बनते हैं, इनके डेरिवेशन है कैसे, इंटरमीडिएट रिलेशन है, जैसे कि यहां से ले लो वी इक्वल टू आई आर, है ना, हमें ये याद है मान लो, और वी इक्वल टू आई आर याद है, हमें वी स्क्वायर अपॉन आर की फॉर्म में निकालना है, तो आई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, वी अपॉन आर, आई की वैल्यू पुट करो यहाँ, तो पावर कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर खत्म, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये बन गया फॉर्मूला, बना। इसी से ये निकालना है, तो वही ओम्स लॉ लो, वी इक्वल टू आई आर। अब यहां से क्या निकाल लो? हमें गायब करना है यहां से आर, तो आर दे लो, वी अपॉन आई। अब फिर से यहां रख दो, तो पावर क्या हो जाएगा? वी अपॉन आई इंटू आई स्क्वायर, आई से आई खत्म, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये हो गई इलेक्ट्रिकल पावर। सही है ना बात? इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल हीट, सारी चीजें हमने पढ़ी अच्छे से। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, जबरदस्त वाला क्वेश्चन आता है कि कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई, कितनी यूनिट बिजली बनेगी, या कितने किलोवाट आवर खत्म हुआ, ये सब चीजें हमारे आते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। इस पूरी वन शॉट से रिलेटेड हमने पूरी थ्योरी कवर कर ली है, बढ़िया है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो आ चुके हैं, यहाँ क्वेश्चन आते रहेंगे, हम यहाँ सोल्यूशन करते रहेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक फोन है, मैं क्वेश्चन वैसे पढ़ूंगा, यहाँ सामने आता रहेगा, सिंपली है ना, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन है और मैंने यहाँ डाउनलोड कर लिए हैं पीवाईक्यू 2024, 23, 22 के जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ आता रहेगा, हम यहाँ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए,
तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि पहला क्वेश्चन आया हमारे पास, इसमें लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, 2024 में आया था। द कॉम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 इज हेयर। किस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है? चार ऑप्शन भी दे रखे हैं देखो। तो हम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो पहला कॉम्बिनेशन है ये वाला, इस तरह से ये रहा, इसमें 2 ओम रेजिस्टेंस। अगला कॉम्बिनेशन ये है, ये रहा, इसमें 3 3 3। अगला कॉम्बिनेशन ये रहा, ये है, इसमें कितने कितने हैं? 2 4 3 3। और अगला कॉम्बिनेशन ये रहा। बड़ा क्वेश्चन है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए इतना तो बड़ा होगा कुछ नहीं इसका। अब देखते हैं किन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 है। कैलकुलेट करो पहले, धीरे धीरे करके। पहले की बात करते हैं, दोनों पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट सबको पता है, पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 1/r। तो 1/1/2 क्या होगा? आधा आधा 1। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ओम। तो ये तो सही है। इसकी बात करते हैं बी की। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3, क्योंकि पैरेलल है। 1/3 1/3 तीनों कनेक्ट हो जाएंगे। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा? 3/3। पलटेंगे तो आर इक्विवेलेंट यहाँ भी कितना मिलेगा? 1 ओम। सी की बात करते हैं, ये दोनों पर सीरीज, ये दोनों सीरीज बाद में पैरेलल। 2 और 4 6। तो देखो यहीं लिख दूं मैं, ये 6 ये 6। तो क्या लिखेंगे? अब पैरेलल होगा तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, या 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/6। पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? 6/2। 2 3 6 3 ओम आ जाएगा। तो ये नहीं है, ये था ये था। इसकी बात करें तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/0.5 प्लस 1/0.5। पॉइंट एट 0, पॉइंट एट 0। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 2 10 5 2 10 4। पलटेंगे तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4। ये भी नहीं है, तो 1 और 2। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड आंसर है। तो इसमें होगा, देखो कोई ना कोई ऑप्शन जरूर फर्स्ट एंड सेकंड वाला। तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया आई होप। चलो, ये कितने में आया था? 2024 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? देखो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2024 में सीबीएसई में आया है, और एक ऐसा क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। फिगर बनाता हूं मैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा मैं, भले इस पे कुछ भी लिखा हो। हमने यहाँ पे एक बल्ब दिया हो, इन्होंने ऐसे, और एक बल्ब यहां से, एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। यहाँ पे की है, यहाँ है, और ये ऐसे ऐसे बैटरी है, यहाँ भी बैटरी है, इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक बैटरी है पूरी, है ना। चलो, एक ही बैटरी डॉट लगा रखा है, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर की नीडल है, शायद कुछ भी हो। यह है 20 वॉट 220 वोल्ट, एक 11 वॉट 55 वोल्ट, एक 11 वॉट 55 वोल्ट, 11 वॉट 55 वोल्ट, 11 वॉट 55 वोल्ट, टोटल 22 बैठ रहा। नंबर फर्स्ट में पूछा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन डोमेस्टिक सर्किट 5 एलईडी बल्ब आर अरेंज एज शोन। ठीक है, द सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट दे रखे हैं, पावर रेटिंग ऑफ विच गिवन है सब कुछ। स्टेट व्हाट हैपन व्हेन K1 इज क्लोज्ड। ये है K1 और ये है K2। जब इसको हमने से क्लोज कर दिया K1 को, तो क्या होगा? K1 अगर क्लोज है, मैंने बताया करंट कवर शॉर्टेस्ट पाथ, करंट छोटे से छोटे रास्ते को जाएगी। करंट यहां से चली, चलते चलते इस रास्ते को फ्लो होते होते यहां से ऊपर चली जाएगी, वहां जाएगी नहीं। तो क्या होगा? इस बल्ब को क्या माना? ए कह दो। A1 विल लाइट अप, ए लाइट अप, लाइट अप, A1 ही जलेगा, बाकी नहीं जलेंगे। दूसरा, K2 को क्लोज कर दिया, जब तो K2 को क्लोज करके यहां कर दिया मान लो, तब क्या होगा? इसके ही सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था,
इसी के सेकंड पार्ट में क्या होगा, करंट चलते चलते यहाँ पहुंचे, रास्ते में मिला, सारे बल्ब जल जाएंगे। लिखेंगे बल्ब BCDE लाइट अप, ये वाले बल्ब लाइट अप हो जाएंगे, है नहीं, वो नहीं होगा, वो ऊपर वाला। चलो बी पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब बी व्हेन इट ग्लोज। बल्ब बी, ये वाला बल्ब बी कितनी करंट खाएगा जब ग्लो कर रहा होगा। तो करंट का वर्क पावर इज इक्वल टू V इंटू आई लगाएंगे, बस कुछ नहीं। पावर कितनी गिवन है 11, V कितना है 55 वोल्ट, आई तो आई हो जाएगा 11/55, 1/5 या 0.2 एम्पियर, ये करंट है। सी में क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी, बल्ब बी का रेजिस्टेंस बताना है। तो पावर इज इक्वल टू V²/R लगाएंगे रेजिस्टेंस के लिए। पावर कितनी गिवन है 11, बी कितना गिवन है 55 का स्क्वायर अपॉन आर, आर को मान ले जाओ तो आर इक्वल टू 55 इंटू 55/11, 11 5 से 55 अपन जब 55 25 27 ओम रेजिस्टेंस आया। टोटल रेजिस्टेंस बताना है सेकंड पार्ट में BCDE सबका टोटल रेजिस्टेंस। देखो सबकी पावर सेम है, वोल्टेज सेम है, सबका रेजिस्टेंस सेम होगा, सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना 275 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, 4 पंजे 20, 0 2, 4 सत्ते 28, 2 30, 0 तो 4 दूनी 8 3 1100 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। ये तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कम से कम 4 मार्क्स में आता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक वीडियो और बना दूंगा मैं अलग से क्वेश्चंस के लिए, तब तक के लिए बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। विश ऑल द वेरी बेस्ट।